आधुनिक चिकित्सा के बारे में कहा जाए या आयुर्वेद चिकित्सा के बारे में कहा जाए, दोनों ही चिकित्सा के बारे में अभी के वर्तमान की शिक्षा में विस्तृत वर्णन दिया जा रहा है। तो ये स्पष्ट करता है कि बच्चों में आयुर्वेद के प्रति काफ़ी रुझान है और सेरेब्रल पाल्सी के लिए विशेष कोई भी विधा में विशेष चिकित्सा नहीं है जो कि आयुर्वेदा में है। बिना कोई कॉम्प्लिकेशन वो कैसे किया जाए, वो सारी लाभ आपको आयुर्वेदा मिलेगा। कि आयुर्वेद में ऐसी कुछ जटिल व्याधि है जो जिसके लिए विशेष चिकित्सा आयुर्वेद में दी गई है, जो अन्य विधा में शायद ना मिले। अगर कोई बच्चा मोबाइल टेलीविज़न से दूर रह के सही तरीके से खान पान करे तो निश्चित ही जो आप खान पान कर रहे हैं उसका बॉडी के द्वारा प्रॉपर डाइजेशन होता है। नमस्कार, रफ्तार मीडिया के फेस ऑफ छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं स्वरूप भट्टाचार्य। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि रफ्तार मीडिया के जो खास कार्यक्रम फेस ऑफ छत्तीसगढ़ है, ये बेसिकली छत्तीसगढ़ से रिलेटेड जितनी भी शख्सियत हैं, जो चिर परिचित जो चेहरा है, उसको लेकर आपके सामने आते हैं। आप दर्शकों के भी कई सवाल हमारे पास आते हैं, उन सवालों को लेकर ही हम उन शख्सियत के पास पहुंचते हैं और आपके सवालों का जवाब लेते हैं। तो जिस तरह से आज हम आयुर्वेद कॉलेज जो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में स्थित है, और आयुर्वेद कॉलेज के जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, हालांकि इसमें कौमारी भृत्य कहा जाता है चाइल्ड स्पेशलिस्ट को आयुर्वेद की भाषा में। तो आज हम डॉक्टर लोकेश चंद्रवंशी से आपको मिलवाने जा रहे हैं और उनसे हम जानेंगे कि बच्चों के जो आज के जो गढ़ते भविष्य हैं, उनके स्वास्थ्य के प्रति पालकों को कितना चिंतित होना चाहिए, या उन जो बच्चों के लिए जो दिक्कतें आती हैं वो किस तरह से दूर होगा। दूसरी बात यह है कि किस तरह से हम बच्चों को लेकर ज़्यादा जागरूक रहें, और सबसे बड़ी बात यह है कि उनका हम परिचय उनके बचपन से लेके आज तक का सफ़र पर भी हम बात करेंगे। तो रफ्तार मीडिया की ओर से डॉक्टर साहब आपका नमस्कार। नमस्कार भैया। तो डॉक्टर साहब, आप सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि क्योंकि आप बेसिकली छत्तीसगढ़ से हैं और छत्तीसगढ़ हैं और आज छत्तीसगढ़ में कार्यरत भी हैं जी, जैसे कि सुनाई दिया, आप पढ़ाई लिखाई भी छत्तीसगढ़ से ही हुआ है, उसके बाद कर्नाटक पहुंचे। तो क्या सफ़र रहा बचपन आपका, पैतृक और मातृक जो नैनीहाल है वो कैसा रहा? जी, मेरा जन्म जो हुआ है वो कबीरधाम जिले के एक दौजरी ग्राम में हुआ है। मेरे पिता एक शिक्षक के रूप में थे। तत्पश्चात मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कबीरधाम जिले से प्रारंभ की। उसके बाद जैसे ही मेरे मैट्रिक कंप्लीट हुआ तो उसके बाद मैं आगे की शिक्षा के लिए राजनांदगांव जिला छत्तीसगढ़ आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज मनकी से मैंने अपना BMS पूर्ण किया। उसके बाद मेरा रुचि जो विशेष था कौमारभित्त विभाग में था, जो उस कालीन में हमारे यहाँ रायपुर में उसका PG उपस्थित नहीं थे। अच्छा, ये कौमारभित्त जो है, जो शब्द है, क्योंकि हमारे जो दर्शक के कौमारभित्त जो है वो आयुर्वेद की उसको चलती भाषा में क्या कहते हैं, लोगों समझने के लिए क्या? जी, कौमारभित्त को आप जैसे हैं, कौमारभित्त मतलब ये है जो कौमार मतलब बच्चों की जो चिकित्सा करे वो कौमारभित्त। अच्छा। और स्वाभाविक से भाषा में जो हम कहें तो बाल रोग, बाल मतलब बच्चे, तो बच्चों में जो भी व्याधि होने वाली है उनकी जो चिकित्सा करता है वेद में, उसको कौमारभित्त या फिर बाल रोग विशेषज्ञ या चिकित्सक कहा जाता है। अच्छा जी। तो उस तरह से जैसे आप बता रहे थे कि आपने राजनांदगांव से पढ़ाई शुरू की जी, उसके बाद धीरे और कहाँ तक सफर कैसे पहुंचा? फिर मैंने BMS राजनांदगांव से किया। तत्पश्चात यहाँ कौमारभित्त PG ना होने की वजह से मैं फिर तुरंत कर्नाटका राज्य में एक उडुपी जिला है और वहाँ पे SDM महाविद्यालय जो पूरे भारतवर्ष में काफ़ी प्रसिद्ध महाविद्यालय है, वहाँ से मैंने MD अपना कौमारभित्त प्रारंभ किया। उसके बाद कौमारभित्त वहाँ से कंप्लीट करने के बाद फिर मैंने 2019 में शासकीय महाविद्यालय चिकित्सालय में एक व्याख्याता के पद पर यहाँ पे पदभार ग्रहण किया है मैंने। तो ये कब आपने यहाँ पर आए छत्तीसगढ़ में, जैसे इस कॉलेज में आप कब से शुरुआत किए हैं? जी, यहाँ पे शासकीय महाविद्यालय रायपुर में मैं विगत 23 अक्टूबर 2019 से कार्यरत हूँ। जैसे कि आपने कहा कि आपका पारिवारिक जैसे सफ़र कवर्धा से शुरू हुआ। जी। कवर्धा यदि देखा जाए तो पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह इनका गढ़ माना जाता है। जी जी। 15 साल उन्होंने मुख्यमंत्री काल में खुद भी एक आयुर्वेद डॉक्टर इसी कॉलेज से, जहाँ पर हम आज बैठे हैं, जी जी, उसी कॉलेज से वो पास आउट हैं। जी जी। तो एक ललक भी आपके, क्योंकि आप भी कवर्धा से हैं, जी जी, तो कुछ अलग दिखा रमन सिंह के क्या कुछ आपको मिला क्या इस तरह से, क्योंकि रिलेटेड तो वही भी है?
जी, बिल्कुल, उनका भी जो ग्रेजुएशन रहा है, आदरणीय हमारे भूतपूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह जी का, उनका भी जो गृहग्राम है वो कवर्धा जिला ही है और उनका जो बीएमएस ग्रेजुएशन जो हुआ है रायपुर से हुआ है और उनके कार्यकाल में लगभग इस महाविद्यालय में काफ़ी कार्य हुए हैं, आयुर्वेद के प्रति काफ़ी कार्य हुए हैं। जी। तो जैसे कि आपने यहाँ पर 2019 से आपने बाल रोग के तहत आप काम कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि यहाँ पर आप जो नए जो बच्चे आ रहे हैं उनको आप शिक्षा भी ग्रहण करवा रहे हैं। जी, जी। तो एक शिक्षा ग्रहण करवाना, उसके बाद चिकित्सा के क्षेत्र में, तो दोनों को आप कैसे मैनेज कैसे किया जाता है? क्योंकि आपको दोनों तरफ देखना रहता है। भट्टाचार्य जी ये मैनेज की नहीं है, ये दोनों की कैसे हम संयोग कराते हैं। हाँ। क्योंकि जहाँ पे चिकित्सा होती है, वहाँ पे शिक्षा होती है और हमारे विभाग का ही नाम मंत्रालय में चिकित्सा शिक्षा रखा गया है। तो जहाँ हम चिकित्सा करते हैं बच्चों की, तो उसी समय जहाँ हम चिकित्सा करते रहते हैं, उसी समय हमारे जो यहाँ पे स्नातक एवं स्नातकोत्तर छात्र-छात्रा हैं, उनकी हम शिक्षा भी उनको प्रदान करते हैं। अगर हमारे पास विविध प्रकार के आप खुद यहाँ पे आते हैं, तो विविध प्रकार के हमारे पास परेशानियों को लेके माता-पिता आते हैं। तो जिस विषय पर या जिस व्याधियों पर हमारे पर बच्चे आते हैं, स्वस्थ हैं बच्चे हैं या मरीज़ बच्चे जो भी बच्चे हैं, हम उसी के सामने, उन्हीं के समक्ष उस व्याधि के बारे में अपने सारे बच्चों से भी उसके बारे में अपन डिस्कशन करते हैं। तो अब जैसे नए जो बच्चे आ रहे हैं, क्योंकि जनरेशन बहुत चेंज होता जा रहा है। जी। आपने भी पढ़ाई किया, वो पढ़ाई का दौर और आज के जो चिकित्सा पद्धति जो चल रही है, जी। कितना अंतर देखते हैं इसमें? जी, बिल्कुल, काफ़ी अंतर है। जो बच्चे अभी आ रहे हैं, जो नए बच्चे आ रहे हैं, उनका जो अभी नया पाठ्यक्रम सिलेबस बन रहा है और पूरे के जो पाठ्यक्रम सिलेबस थे, काफ़ी अंतर है। क्योंकि जैसे-जैसे ये समय बढ़ता जाएगा, वैसे-वैसे लोग को नॉलेज को भी अपना वृद्धि करना पड़ेगा। तो जैसे मैं देखा अभी हमारा जो पाठ्यक्रम हुआ करता था, वो बिल्कुल इससे अलग हुआ करता था। वर्तमान में जो पाठ्यक्रम एनसीएसएम के द्वारा दिया गया है, वो बिल्कुल अलग है। आप ये मान के चलिए उनका जो शिक्षण था हमारा और अभी का शिक्षण काफ़ी अंतर है और अभी काफ़ी विस्तृत रूप में, चाहे वो आधुनिक चिकित्सा के बारे में कहा जाए या आयुर्वेद चिकित्सा के बारे में कहा जाए, दोनों ही चिकित्सा के बारे में अभी के वर्तमान की शिक्षा में विस्तृत वर्णन दिया जा रहा है। तो बच्चों में कितनी जागरूकता देखी जाती है? देखिए, क्योंकि एलोपैथी, होम्योपैथी और आयुर्वेदिक अभी भी देखा, जैसे ये आयुष मंत्रालय के अंतर्गत भी आ गया है। जी, जी, जी। इनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से 2014 में आए, उसके आयुष मंत्रालय घोषित कर दिया गया। जी, जी। उससे वर्चस्व भी बढ़ा है। जी, जी। तो उसमें अब क्या दिखता है कि लोगों के जो खास कर यदि जो नए बच्चों का जो रुझान है शैक्षणिक स्तर पर यदि देखा जाए, क्योंकि ये चिकित्सा महाविद्यालय भी है, जी, जी। तो उसमें जो नए बच्चों का क्या लगता है कि कितने लोग एलोपैथिक में ज़्यादा जाते हैं या आयुर्वेदिक या फिर होम्योपैथिक, किसमें अभी दिख रहा है आपको? जी, निश्चित ही अगर जैसा आप प्रश्न कर रहे हैं मुझसे कि किस में जाते हैं, तो अभी भी बच्चे मॉडर्न साइंस की तरफ जा रहे हैं, एमबीबीएस की तरफ जा रहे हैं। लेकिन मैं आपको ये आश्वासन दे रहा हूँ कि जब हम शिक्षा का कार्य था, उस समय लगभग 2 प्राइवेट कॉलेज थे और 1 मात्र शासकीय कॉलेज था। उस समय भी वो सारे सीट्स फुल होते थे। वर्तमान में देखा जाता है कि जो बीएमएस की सीट्स हैं, वो अन्य जो मैं आधुनिक चिकित्सा को छोड़ के जो अन्य पाठ्यक्रम है या अन्य विषय हैं, उनके पूर्व आयुर्वेद की सीट सबसे पहले यहाँ पे जो रिक्त पद हैं, उनकी भर्ती होती है। जैसे कि मैं कह रहा हूँ, हमारे यहाँ जैसे 75 सीट हैं, जो अन्य कॉलेज लगभग यहाँ पे 5 से 550 बच्चे हर साल ग्रेजुएट होकर निकल रहे हैं और उनमें इसके लिए रुचि दिख रही है और लगातार यहाँ पे कुछ प्राइवेट संस्थाएँ भी खुल रही हैं। जैसे अभी न्यूली पिछले साल ही रायगढ़ मेडिकल कॉलेज ओपन हुआ और उसके पूरे सीट भर्ती हो गई है। तो ये स्पष्ट करता है कि बच्चों में आयुर्वेद के प्रति काफ़ी रुझान है। देखिए, जब आयुर्वेद के प्रति रुझान बढ़ रहा है, चिकित्सक बढ़ रहे हैं, तो रोग भी आज के समय में खासकर देखा जाए, कई प्रकार के ऐसे रोग हैं जिनका हम नाम भी नहीं ले पाते हैं। जी। इतने कठिन नाम भी होते हैं और जटिल भी होते हैं। जी। तो होम्योपैथिक, एलोपैथिक और आयुर्वेदिक जो होता है, एलोपैथिक में जैसे ऑपरेशन के बिना कुछ नहीं हो सकता। जी, जी। तो इसमें जैसे लोगों का एक रहता है कि बिना ऑपरेशन के ही हमको ठीक होने के बहुत सारे आसार दिखते हैं। जी। तो क्या लगेगा, जैसे आप यदि खास कर यदि बाल रोग में यदि देखा जाए, तो अब बाल रोग में बहुत सारे रोग अब बच्चों में होता दिखाई दे रहा है। जी। तो क्या सुझाव देंगे या किस तरह से है? जी, आधुनिक चिकित्सा में भी
हर व्याधि के लिए ऑपरेशन नहीं कहा गया है, उनके लिए भी कुछ चिकित्साएँ हैं और जिनकी उनको लगता है अत्याधिक कंडीशन लगती हैं या आवश्यक कंडीशन लगती हैं, तो वहाँ वो सर्जरी पे जाते हैं। लेकिन जहाँ आप जैसे विशेष मुझसे आप प्रश्न कर रहे हैं कि बच्चों के बारे में, हुँ, जैसे मैं आपको एक छोटा-सा उदाहरण देना चाहूँगा। हमारे यहाँ अभी अगर आप जाते हैं आईपीडी में तो लगभग हमारा 20 से 25 पेशेंट एडमिट हैं। हुँ, और इस स्पेसिफिक आपको बता दूँ 20 से 25 में से 20 पेशेंट लगभग हुँ, हमारे पास सेरेब्रल पाल्सी के पेशेंट हैं। और अच्छा। सेरेब्रल पाल्सी के लिए विशेष कोई भी विधा में विशेष चिकित्सा नहीं है जो कि आयुर्वेदा में है। जैसे कि आपको मैं बता दूँ, जो पंचकर्म थेरेपीज़ हुँ, होती हैं, पंचकर्म में अलग-अलग थेरेपी होती हैं, 5 कर्म किए जाते हैं और साथ ही साथ कुछ मेद ड्रग जो ब्रेन टॉनिक ड्रग हैं या फिर उनके जो मसल्स हैं या उनके उसके जो बोन्स हैं, हुँ, जो कमज़ोर हो गए हैं, उनको कैसे मजबूती प्रदान किया जाए, बिना कोई साइड इफ़ेक्ट, बिना कोई कॉम्प्लिकेशन, वो हुँ। कैसे किया जाए, वो सारी लाभ आपको आयुर्वेदा मिलेगा। और इसका लाभ वर्तमान में अगर आप चाहें तो आप आईपीडी दे सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी माता-पिता जो संतुष्ट होके जा रही हैं। मैं आपको आपके माध्यम से जनसामान्य को बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ भी अभी कुछ दिन पहले ही न्यूज़पेपर में हरिवुर में आया था। हमारे एक बच्चा आया था, वो था एपिलेप्सी का। हुँ। उसको बार-बार झटके आते थे। वो लगभग बच्चा 5 से 6 साल का है। पिछले 3 साल से चिकित्सा ले रहा है वो, अन्य विधाओं से चिकित्सा ले रहा है वो। लेकिन उन्होंने रिक्वेस्ट किया, सर मैं काफ़ी समय से ले रहा हूँ, मुझे कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रहा है मेरे बच्चों में, तो हमने फिर अपनी चिकित्सा स्टार्ट किया। उसमें हमने कुछ नस्य की कुछ औषधि दी, हमने कुछ फिर उनको मेडिकेशन जो ओरल मेडिकेशन दिया और वर्तमान में मैं आपको बता दूँ, वो बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है। हुँ। अभी लगभग 6 से 8 महीने से उनको कोई भी झटका या कोई भी कन्वर्जन नहीं आ रहा है। तो मेरा आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि आयुर्वेद में ऐसी कुछ जटिल व्याधि हैं, जो जिसके लिए विशेष चिकित्सा आयुर्वेद में दी गई है, जो अन्य विधा में शायद ना मिले। तो एक कड़ी हमारी हुई है, अब दूसरे कड़ी में हम और जानकारी लेंगे डॉक्टर साहब से। तो डॉक्टर साहब अभी जैसे आपने कहा कि बच्चों को किस तरह से थेरेपी और ये सब देना चाहिए। जी। पालकों को कितना जागरूक होना चाहिए, ख़ासकर आज के समय में अपने बच्चों को लेकर? जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न किया आपने, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न कहा जाए। देखिए, व्याधि बच्चों में होने के जो चांसेस हैं बहुत कम होते हैं, अगर माता-पिता का काउंसलिंग सही तरीके से किया जाए। काउंसलिंग कहने का तात्पर्य ये है कि वर्तमान में जो मीडिया टॉक्सिक हो रही है, हुँ, साथ ही साथ जो जंक फूड टॉक्सिक हो रहे हैं, इनका विशेष ध्यान रखना है। अब हमारे ओपीडी में लगभग प्रति दिवस लगभग 5 से 6 माता-पिता आते हैं। उनका एक ही है कि एक ही कंप्लेन रहता है कि हमारे बच्चे जो हैं, सब खाते हैं, खाना सब खाएँगे और दूसरों बच्चों की तरह हमारे बच्चों का जो ग्रोथ है प्रॉपर नहीं हो पाता है। तो इसमें उस बच्चे की भी गलती नहीं है, ना वो खाने की गलती है। उसमें प्रॉपर काउंसलिंग की आवश्यकता होती है। हुँ, जैसे आपने मुझसे ये प्रश्न किया कि माता-पिता का जागरूक होना कितना आवश्यक है। तो मैं बताना चाहूँगा आपके माध्यम से कि अगर कोई बच्चा मोबाइल, हुँ, टेलीविज़न से दूर रह के सही तरीके से खान-पान करे, तो निश्चित ही जो आप खान-पान कर रहे हैं, उसका बॉडी के द्वारा प्रॉपर डाइजेशन होता है, प्रॉपर एब्ज़ॉर्प्शन होता है और प्रॉपर हर हर पार्ट में, हर सेल्स तक उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जो कि शरीर के प्रॉपर ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए बहुत ही आवश्यक है, जिसकी वजह से कोई भी भविष्य में व्याधि होने के जो चांसेस हैं, बिल्कुल कम हो जाते हैं। सबसे ज़्यादा जैसे हम भी देख रहे हैं हमारे घर में भी जैसे बच्चे हैं, खाने के लिए आज के जो बच्चे हैं, उनके पीछे माता या सबसे ज़्यादा जो माता का जो सबसे अहम भूमिका होती है, जी, जी। वो दौड़ते रहते हैं, बच्चों के पीछे दौड़ना पड़ता है। तो आज जो माता जो होती हैं, वो अधिकतर वो कामकाजी होती हैं, तो उनके लिए क्या संदेश होगा? क्योंकि अधिक बच्चों को वही टीवी या फिर मोबाइल में जैसे आपने मना किया, जी, जी। उसके बावजूद भी अब आदी ऐसे हो जाते हैं कि नहीं वो खाते समय वो मोबाइल उनको चाहिए। जी। तो क्या होना चाहिए? कितना अंतर होना चाहिए? माता को और क्या करना पड़ेगा इसके लिए? जी, बिल्कुल। सबसे पहले जैसा आप कह रहे हैं कि खाने के लिए काफ़ी उनके पीछे आपको मेहनत करना पड़ता है, तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि बच्चे का खान-पान कैसा है। खान-पान सभी के अच्छे होते हैं, लेकिन बच्चों को किस तरीके के खान-पान चाहिए, क्योंकि विभिन्नताएँ बच्चों में सबसे प्रमुख है। अगर आप बच्चों में अगर किसी खाने की रुचि रखना रखना है या रखवाना है, तो सबसे महत्वपूर्ण है कि उनकी जो विभिन्नताएँ हैं, जैसे उनके स्वाद में। हुँ, स्वाद कहने का मतलब ये है कभी आपने अगर उनको निरंतर
आपने कोई मीठा चीज़ दिया, तो ये आप मान के चलिए कि भविष्य में 1 या 2 दिन के बाद वो मीठा खाना बंद कर देगा। जैसे आपने प्रतिदिन दाल-चावल आपने सिंपल दाल-चावल आपने दिया, तो बच्चा 2 से 3 दिन के बाद उससे दूर भागेगा। तो कोशिश ये करिए कि आप अगर दाल-चावल दे रहे हैं एक दिन, तो अगले दिन उसमें कुछ ऐसा कुछ मिलाया जाए ताकि बच्चे को रुचि बनाए। जैसे उदाहरण के लिए कुछ उसमें खट्टे पदार्थ डाला जाए या कुछ रुचिकर ऐसा कुछ मसाले डाला जाए ताकि वो आसानी से ले जाए, जो और ऐसे मसाले जो शरीर पे दुष्प्रभाव ना डाला जाए। तो मेरे कहने का पूरा तात्पर्य ये है कि बच्चों को या माता-पिता माफ़ कीजिएगा, माता-पिता को इतनी कसरत करने की आवश्यकता नहीं होगी अगर खाने में रुचि होगी। तो खाने का किस तरीके से, जैसे मैं आपको बता दूँ, अगर कोई बच्चा प्रतिदिवस कुछ नहीं करना है, 2 काजू, 2 बादाम, 2 आपके पिस्ता और उसमें अंजीर डाल दीजिए और उसमें 1 केले का टुकड़ा डाल दीजिए और खजूर डाल दीजिए और 1 कप दूध लीजिए, 1 से 1.5 कप दूध ले लीजिए और उसको मिला के दे दीजिए बच्चे को प्रतिदिन। पेस्ट करके आप उसको ग्राइंड करके प्रॉपर एक शेक की तरह बना दीजिए और उस बच्चे को पिला दीजिए। तो मैं आपको बता दूं कि बच्चों को 1 से लेकर लगभग 6 साल के बच्चों को वो जो आप आहार दे रहे हैं, तो लगभग उनके 24 घंटे के लिए काफ़ी है उनके ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए। आप उसके सप्लीमेंट्री में आप खाना दे सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगा, अगर बच्चा 1 कप उस समय उस चीज़ों को ले लेता है, क्योंकि उसमें ऐसी चीज़ है, चाहे वो आपको चाहो तो उसमें टाइम क्या होना चाहिए जो अर्ली मॉर्निंग, जैसे ही बच्चा अगर उठता है, फ्रेश अप होता है, आप उसको दीजिए, क्योंकि उस समय जो होती है, जो प्रातः काल का जो समय होता है, उनका जो उनका खाने का उनका जो स्टमक रहता है, बिल्कुल एम्प्टी रहता है, खाली रहता है। तो कोई भी खाली चीज़ में उसके एब्जॉर्प्शन की क्षमता बढ़ जाती है। तो बेटर है आप उसमें डाल के देंगे। और मैं जो भी आपको मैं बताया हूँ, जो खाने की बताया हूँ, उसमें बॉडी को जो एसेंशियल है, चाहे प्रोटीन है, चाहे विटामिन है, फैट है, जो भी चीज़ बच्चों को, कार्बोहाइड्रेट है, जो भी बच्चों को उस समय ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट है, वो उसमें उपस्थित रहता है। जो अब इसे तो आप अगर ऐसा आप कुछ प्लान करते हैं बच्चों के लिए, तो आपको बच्चों के पीछे घूमने की आवश्यकता नहीं है। आप वो टीवी देख रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन ये है कि मैं फिर से कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि बच्चा कुछ भी खाए, कुछ भी पिए, उस समय टेलीविज़न या फ़ोन से दूर रखा जाए। और इसका एक ही मात्र उपाय है कि बच्चों में जो खान-पान है, उसमें रुचि बनाई जाए और खानों में परिवर्तन बार-बार किया जाए। मतलब ये है कि बच्चों के लिए माता और पिता दोनों को थोड़ी बहुत तो मेहनत करनी होगी। तो दर्शकों, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि बच्चों को टीवी और मोबाइल से दूर रखना, मैं भी खुद देखता हूँ कि कई बच्चे जो है टीवी और मोबाइल के एकदम करीब रहते हैं, उनको मोबाइल के सिवाय दूसरा नहीं दिखता। तो आप भी ध्यान रखिए, अपने जो बच्चे हैं उनको मोबाइल से दूर रखें, ताकि वो आज वो गढ़ते भविष्य हैं और भविष्य और उनका पूरा ज़िंदगी बचा हुआ है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम अगले पड़ाव पर अब पहुँचते हैं। जैसे कि अभी मुझे ये जानकारी ऐसा हो रहा है कि स्वर्ण प्राशन पहले हम जब छोटे थे, हमारे समय हम स्वर्ण प्राशन क्या होता है क्या नहीं, हम नहीं जानते थे। लेकिन आज का जब समय है, वो देखा जा रहा है, खासकर मीडिया के माध्यम से अब प्रचार भी बहुत हुआ है। तो स्वर्ण प्राशन है क्या, जो लोगों के को इतना जो जागरूक किया जा रहा है, बच्चों के लिए कितना खास होता है? जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण और वर्तमान में जो सबसे ज़्यादा व्यापक रूप से चला जा रहा है रायपुर जिले में, उस विषय पर आपने प्रश्न किया है। स्वर्ण प्राशन 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला है स्वर्ण, दूसरा है प्राशन। स्वर्ण को किस तरीके से लिया जाए या स्वर्ण को किस तरीके से बच्चों को दिया जाए, प्राशन कराया जाए, यही है स्वर्ण प्राशन। स्वर्ण कहने मतलब ये है, आपके जो गोल्ड पार्टिकल्स हैं, गोल्ड पार्टिकल्स को हम उसको छोटे क्रिस्टल पार्टिकल में चेंज करते हैं। क्योंकि देखिए, जहाँ पे सुई काम करता है, वहाँ पे बड़ा सूजा काम नहीं करता है। तो बॉडी के जो एब्जॉर्प्शन क्षमता होती है, उनकी एक क्षमता होती है कि वो किस साइज के ड्रग को एब्जॉर्ब करेंगे। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा, हालाँकि ये मेडिकल शब्द है। एक होता है ब्रेन बैरियर। तो ब्रेन बैरियर जो होता है, वो स्पेसिफिक साइज की चीज़ों को ही अपने अंदर ले जाने की अनुमति प्रदान करता है। तो जैसे मैंने कहा कि स्वर्ण प्राशन जो नैनो पार्टिकल्स होते हैं, वो लगभग 20 से 25 नैनोमीटर के होते हैं। उसमें हम शहद मिलाते हैं, उसमें हम घी मिलाते हैं और उसमें हम कुछ औषधि मिलाते हैं और उसका लगातार, जैसे अभी वर्तमान चल रहा है, जैसे उसका लगातार हम 10,000 बार उसका मर्दन करते हैं। मर्दन मतलब उसको मिलाते हैं और एक स्पेसिफिक उसको
पत्थर हमारे पास है, पत्थर को खरल कहा जाता है, उस खरल के माध्यम से बनाया जाता है। उस खरल में क्या होता है, जब आप उपमर्दन करते हैं, उसी मिलाने का कार्य नहीं करता है वो। जब आप मिलाते हैं उस पत्थर को, उसमें स्पेसिफिक कुछ एनर्जी पैदा होती है और वो एनर्जी जाके उस मेडिसिन में मिलता है। क्योंकि जैसे आप और मैं यहाँ उपस्थित हैं, हम बात कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं हमें इस एनर्जी के लिए, या कोई आदमी कुछ कार्य कर रहा है या मशीन भी कार्य करता है, तो उनके लिए कहीं न कहीं उनको एनर्जी चाहिए होती है, हमको कार्य करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है। तो उस एनर्जी जैसे उनको चाहिए होता है, वैसे ही औषधि को चाहिए होता है कि जहाँ उनको उस औषधि को भेजनी है, जहाँ उनका एम प्लेस है, उसको वहाँ तक पहुँचाने के लिए, उस लक्ष्य तक पहुँचाने के लिए उसके अंदर एनर्जी चाहिए होती है। तो वो एनर्जी उसको वहाँ से मिलती है और साथ ही साथ हमारे जो गोल्ड पार्टिकल्स हैं, उसमें भी कुछ आयन कैटायन होते हैं, जो प्रॉपर स्पेस जहाँ प्रॉपर स्थान तक पहुँचाने में उसकी हेल्प करता है। जैसे कि ये क्या करता है, श्वान जो है, वो हमारे इम्यून सिस्टम पे अच्छा काम वर्तमान आप जैसे बार-बार प्रश्न मुझसे कर रहे हैं कि बार बच्चे इन्फेक्टेड हो जा रहे हैं, बार-बार बच्चों को व्याधियाँ हो जा रही हैं, तो उस समय क्योंकि रिपीटेड आपको इन्फेक्शन हो रहे हैं, उस समय क्या करता है श्वान इम्यून सिस्टम करता है, इम्यून को बूस्ट करता है। उसमें बहुत सारे इंटरल्यूकिन्स होते हैं, जो इम्यूनिटी को बनाता है, जो क्रिएट करता है, स्टिमुलेट करता है, तो उनको स्टिमुलेट करने का काम हमारा श्वान करता है। साथ ही साथ ब्रेन तक पहुँचने के लिए आपको मैं कहा ब्रेन बैरियर, उसमें घी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो क्या है, वो सैचुरेटेड फैट्स होते हैं और आपका ब्रेन का पूरा जो आपको बताऊँ 75% पार्ट सैचुरेटेड फैट से बना होता है। तो एक सैचुरेटेड फैट दूसरे सैचुरेटेड फैट को अपने आप पास बुलाता है। तो उस सैचुरेटेड फैट उस घी के माध्यम से गोल्ड भस्म ब्रेन पे कार्य करता है और साथ ही साथ ये बहुत सी व्याधियाँ आयुर्वेद में कहा गया है, आयुर्वेद में लगी कहा गया है आयुष्यम मंगलम वृश्यम वर्णम ग्रहप्रहम, मतलब आपको बच्चे की उम्र को बढ़ाता है, अनेक व्याधियों से बचाता है, दीपन करता है, मतलब उसके डाइजेशन को बढ़ाता है, भूख को बढ़ाता है। जी तो ये तो स्वर्ण प्राशन से आप बहुत अच्छा सबको समझा दिए हैं। जी हम फिर से आप लौटते हैं आपकी निजी जिंदगी पर। जी मुझे जानकारी जैसे अभी हो रही है कि आप खेल में काफी रुचि रखते हैं। जी तो किस खेल में रुचि है और खासकर जो आज के बच्चों को या उनके पालकों को क्या आप संदेश देंगे खेल के माध्यम से, क्योंकि आप भी खेल से जुड़े हुए हैं। जी, मैं स्वयं के बारे में बाद में आपसे चर्चा करूँगा। जो आपने दूसरा प्रश्न किया मुझसे कि आज आप अपने इस माध्यम से आप माता-पिता को क्या जैसे आप मेरे ओपीडी में जब भी मैं बैठता हूँ, तो कोई भी मरीज़ आप जैसे कोई भी बच्चे आते हैं कि भई मेरे बच्चे जैसे आपको पहले बताया कि मेरे बच्चों में खाने में रुचि नहीं बन रही है या मेरे बच्चे आप ज जैसे कुछ परेशानी मेरे बच्चे ठीक से बात नहीं कर पाते, मेरे बच्चे प्रॉपर इंटरैक्शन नहीं कर पाते। तो मेरा एक ही उनको मैं जो अपना मैं मेरा जो ज्ञान है, मैं जो अपने हिसाब से अपने माध्यम से उनको जो ज्ञान देता हूँ, वो ये है कि आप अपने बच्चे को ओपन प्लेस पे उनको क्रीड़ा के लिए, स्पोर्ट्स के लिए भेजिए। लोगों के बीच उनका इंटरेक्शन करिए। देखिए, इससे खेल से सिर्फ़ शारीरिक कसरत नहीं होती है, लोगों के बीच जो इंटरेक्शन होता है, जैसे हम भी मान लो अगर हम मॉर्निंग जाते हैं, मॉर्निंग को जाते हैं, लोगों से बहुत सारी चर्चाएँ होती हैं, अनेक विषयों पे चर्चाएँ होती हैं। सेम कंडीशन बच्चों में होती हैं। जब वो बच्चा घर से बाहर निकलेगा, जैसे आपने पहले क्वेश्चन बहुत पूर्ण क्वेश्चन ये किया कि मल्टीमीडिया या टीवी, टेलीविज़न, मोबाइल से, कि जब तक बच्चे को आप उसमें रखेंगे, तब तक बच्चा बाहर जाएगा नहीं और जब तक बच्चा जाएगा नहीं, तो जो उनको जो भी वो खान-पान कर रहे हैं, उनका प्रॉपर डाइजेशन नहीं हो पाएगा और जो एक उस कंडीशन में वो सारे एंजाइम्स हैं, हार्मोन्स हैं, उनको जो सीक्रेट होने के लिए चाहिए होता है, जो आपको स्पोर्ट्स कितना इम्पोर्टेंट है कि बच्चे अन्य बच्चों के साथ इंटरेक्शन कर पाएँगे, वो अपने माइंड को डेवलपमेंट कर पाएँगे और साथ ही उनका फिज़िकल एक्टिविटी भी होगा। और यही मेरा माध्यम है कि जो आप जैसे ना आप मेरे बारे में पूछे, वैसे तो मुझे हर खेल पे विशेष रुचि है। आप चाहे इंडोर कहा जाए, कैरम है, बैडमिंटन है, क्रिकेट है, वॉलीबॉल है और मैं आज भी सवेरे मैं 6:30 से 7:30 लगभग 1 घंटे क्रिकेट डेली खेलता हूँ। और वॉलीबॉल में भी मेरी विशेष रुचि है और अगर इंडोर की बात करें तो कैरम में विशेष रुचि है मेरी। तो इसका मतलब ये है कि जैसे आप आयुर्वेद कॉलेज में एक प्रोफेसर भी हैं, तो साथ में जो अपने जो स्टूडेंट्स हैं, जी। उनको भी आप फिर अपने साथ लेके खेलों में आप समाये रखते हैं, वो अपने साथ जोड़े रखते हैं? जी, बिल्कुल। प्रत्येक वर्ष यहाँ पे क्रीड़ा प्रतियोगिता होती है
और इस क्रीडा प्रतियोगिता में इंटर क्लास प्रतियोगिता होती है, फिर उसके बाद इंटर कॉलेज होती है। जितने हमारे यहाँ महाविद्यालय 6-7 महाविद्यालय हैं, वो सारे महाविद्यालयों का इंटर कॉलेज कंपटीशन भी होता है और उसमें विशेष कर मैं रुचि दिखाता हूँ और पूरे 6 के 6 दिन बच्चों को प्रोत्साहित करता हूँ स्पोर्ट्स के लिए। और लगभग यहाँ पे हमारे आदरणीय जोशी सर हैं, उनके साथ-साथ रह के मैं स्पोर्ट्स का कार्य भी संपादित करता हूँ यहाँ पे। तो दूसरा और एक चीज़ है कि आपकी जो मिसेस है, श्रीमती जी हैं, वो डीएसपी हैं। जी। जो आपकी जब शादी हुई तो किस तरह से, क्योंकि आप भी एक प्रशासनिक लेवल पे हैं, वहाँ भी हैं और सबसे बड़ी बात है आपके बच्चे भी हैं। जी। तो आप दोनों कामकाजी होने के बाद, जी। क्योंकि दोनों अच्छे एक बेसिक पद पर हैं, जी। जो आम जनता से जुड़ा हुआ पद है, चाहे जी। डीएसपी हो, जी। प्रशासनिक लेवल है, आपका भी है। जी। तो कैसे समन्वय कैसे होता है? समन्वय हो जाता है क्योंकि मेरे यहाँ अभी पैसे पहले तो हमारी जो धर्मपत्नी थी वो दंतेवाड़ा में थी, तो कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। तो भी जैसा आप कह रहे हैं उतनी दिक्कतों का नहीं था क्योंकि उस समय हमारी माताश्री हैं या हमारे पिताश्री हैं, उनके साथ रहकर बच्चों का पालन-पोषण किए हैं उन्होंने। तत्पश्चात उनका भी वर्तमान में पदस्थापना पिछले 2 महीने से उनका पदस्थापना यहीं रायपुर में है। अभी महिला विरुद्ध अपराध में वो उप पुलिस अधीक्षक पे पदस्थ हैं। तो वर्तमान में उनके साथ उनकी दादी हैं, जैसे हमारी माताश्री हैं, मेरे पिताश्री उनके साथ रह के उनका देखभाल करते हैं और साथ में जैसे समय है वो थोड़ी उनकी व्यस्तता रहती है और उसके बाद भी वो अपना पूरा समय जो भी समय उनको मिलता है, जितना समय मुझे मिलता है, मैं अपने बच्चे को देता हूँ और बच्चे का पालन-पोषण अच्छे से किया जा रहा है अभी। दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि आपने कहा कि आपकी धर्मपत्नी पहले दंतेवाड़ा में थी, जी। जो मूल नक्सल गढ़ कहा जाता है, जी। और डीएसपी पद पे होना मतलब जी। कई बार, क्योंकि अभी जो नक्सल का जो मामला जो चल रहा है, तो कई बार एनकाउंटर में भी गई होंगी। जी। तो उस समय आपको डर एक ठो नहीं लगता था कि वहाँ जा रही हैं कि क्या होगा, कैसे होगा? कभी ऐसा लगा? एक्चुअली उनका दंतेवाड़ा में जैसा आप प्रश्न कर रहे हैं, उनका विशेष ऐसा तो ड्यूटी नहीं लगा क्योंकि उनका जो वहाँ पे पदस्थापना हुआ था उप पुलिस अधीक्षक अजाक पे किया गया था। तो ऐसा मुझे डर का हाँ, लेकिन जब मैं पहली बार अगस्त 2021 में उनको वहाँ पे छोड़ने गया, तो बिल्कुल जो कह रहे हैं आप क्वेश्चन मेरे को मतलब मैं जो प्रश्न कर रहे हैं उसमें मेरा डर बैठा हुआ था। लेकिन मैं क्योंकि मैं पहली बार दंतेवाड़ा गया था। जैसे उनको मैं छोड़ने गया और मैंने दंतेवाड़ा को देखा, तो दंतेवाड़ा में ऐसा लगा ही नहीं कि ऐसा कुछ वहाँ पे नक्सली जैसे भी है, क्योंकि वहाँ पे दंतेवाड़ा वहाँ जो जिला है, वहाँ जो शहर है, बहुत ही सामान्य है। आपको वहाँ पे नहीं लगेगा, वहाँ पे लोग भी बड़े साधारण हैं, बड़े अच्छे लोग हैं वहाँ पे। तो मुझे उस समय जब मैं नहीं गया था तब मुझे थोड़ा-सा डर था जो आप प्रश्न कर रहे हैं। उसके बाद मैं जब बार-बार जाता गया तो मुझे लगा कि यहाँ पे उतना भय का माहौल नहीं है और जैसे दूरस्थ वहाँ पे जगह है, जैसे सुकमा और दंतेवाड़ा के बीच जैसे बताया जाता है, नक्सली क्षेत्र है, तो उनका सामना मुझसे हुआ नहीं है, तो उसके पे चर्चा मैं नहीं कर पाऊँगा। लेकिन हाँ, ये मैं आश्वासन आपको देता हूँ कि जो शहर है, दंतेवाड़ा शहर, आप कभी भी जाइए वो सामान्य शहर है, ऐसा आपको कहीं प्रतीत नहीं होगा कि वो नक्सल क्षेत्र है, शहर की बात कर रहा ढूँढकर हूँ। भी किसी से सामना ना हो नक्सली का, बिल्कुल, ये हम बिल्कुल। भी चाहते हैं। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। तो इस तरह से यदि देखा जाए, देखिए, तो इस तरह से आज जो हमने दर्शकों के सामने डॉक्टर साहब को हमने आज बहुत सारे सवालों को किया। उन्होंने विस्तार से चर्चा भी की, बच्चों को किस तरह से आप संवार कर रखें, सहेज कर रखें, पालक को किस तरह से आगे आना होगा, क्योंकि भविष्य है, तो आपके भी भविष्य हैं। तो इस तरह से आप भी सजग हो जाइए, डॉक्टर साहब जैसे कहा है। और उन्होंने जैसे खेल को भी समावेश किया है, तो खेल भी बच्चों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से टीवी, मोबाइल से दूर रख के ज़मीनी स्तर जो बच्चे खेलते हैं, धूल, मिट्टी, इस तरह से, क्यों डॉक्टर साहब? जी, बिल्कुल। तो इस तरह से आपको भी करना होगा, तो बच्चे वो सँवर कर वो आज बड़े होंगे और आप भी एक मजबूत स्तंभ की तरह रहेंगे। तो दर्शकों, अगली बार फिर हम किसी शख्सियत से फिर मिलेंगे, तब तक दीजिए हमें इजाज़त और फिर से एक बार मिलते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, नमस्कार। धन्यवाद।